नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुकेश भारद्वाज मेरी खेती.com यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज यहाँ भूरे का मथुरा जनपद का जो दूरस्थ गांव है सुधीर कुमार अग्रवाल जी के यहाँ आए हैं, जो इस क्षेत्र के बड़े किसान हैं और बीज उत्पादन में, फूलों की खेती के उत्पादन में इनका नाम है। और वर्तमान में हम इनके यहाँ जो बीज का उत्पादन हो रहा है, बीज की जो इनके यहाँ जो मशीनों द्वारा जो छटाई की जा रही है, उस प्लांट पर खड़े हैं। आप MA LLB हैं, MA आपने फिलॉसफी से किया है और इनका मानना यह है कि इनको जो प्रेरणा मिली है वो दर्शन से ही मिली है। आप हिंदुस्तान की सभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुके हैं। दौरा का मतलब ये नहीं कि वहाँ गए और आ गए, इन्होंने वहाँ अध्ययन किया है और उस अध्ययन को इन्होंने अपनी खेती के तरीके में उसका प्रयोग किया है, उसका प्रैक्टिकल किया है। और आप इस समय IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा नई दिल्ली के विजिटिंग प्रोफेसर। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी खेती में। आज हमें मथुरा जनपद के गांव भूरेका में, और यहाँ एक किसान रहते हैं जिनका नाम है सुधीर अग्रवाल। प्राइमरी तौर पर जो हमने देखा है, हमें किसान तो ये नज़र आते हैं, किसान से ज़्यादा उद्योगपति नज़र आते हैं, एक बड़े कारोबारी नज़र आते हैं। तो ये सामान्य किसान से बड़े कारोबारी किसान कैसे बने, इन सब विषयों की आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की है अग्रवाल साहब? मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से MA फिलॉसफी किया, मथुरा से फिर LLB किया। जी, तो MA फिलॉसफी BHU से और LLB करने के बाद में आपको जो खेती में आपका जो रुझान है वो कैसे हुआ? ये हमारा पुश्तैनी काम था जी, और इसको देखते थे और कहीं कोई रोजगार का साधन नज़र आ नहीं रहा था। हमको लगा ये खेती जो है इसको मॉडर्न ढंग से किया जाए तो ये लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि पहले हमारा बुजुर्गों का गन्ने का खंडसारी यूनिट था, वो 96 की मद्दी में ख़त्म हो गया। जी, उसके बाद कोई रोज़गार बचा नहीं, तो कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में आए तो उनसे हमने एक सवाल किया कि वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं हम एग्रीकल्चर में। तो उन्होंने तरह तरह की परियोजनाएं हमको बताईं। तो हमने पूसा संस्थान में गए, वहाँ कई वैज्ञानिक मिले, उनसे बातचीत हुई। हमने कहा जी हम जो है बहुत पढ़ा लिखा है, हमने ज्ञान अर्जन किया है, विचार किया है, क्यों ना हम बीज का काम करें जी, वैल्यू एडिशन में। तो वो भी तो वैल्यू एडिशन की एक प्रक्रिया होगी। तो उसमें जो है हम जबलपुर भी गए, वहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ डॉक्टर SK राव साहब से भेंट हुई, उन्होंने भी ज्ञान दिया। पूसा संस्थान में डॉक्टर JP शर्मा साहब थे, एटेक इंचार्ज, उन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद गेहूं के ब्रीडर थे GP सिंह, उन्होंने गेहूं के बीज के बारे में ज्ञान दिया। डॉक्टर AK सिंह साहब ने और डॉक्टर VP सिंह साहब ने धान की वैरायटियों के बारे में ज्ञान दिया। जब ही जो है 1121 नाम का बासमती धान आया, उसका नाम था सुगंध 4, जी, और उनका ये बासमती सेगमेंट है, ये भविष्य में अच्छा बासमती काम करेगा। तो हमने जो है पूसा संस्थान की वैरायटी अपने फार्म पे लगाई और फिर 2001 में बीज का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। हमने कहा इस काम को और करके देखते हैं इसमें क्या है। तो 2 साल जब इस काम को किया तो हमको इसको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिले, तो फिर इस काम को हमने जो है पंजाब की, हरियाणा की, IARI पूसा की और DWR करनाल की और
चंद्रशेखर आज़ाद की और मतलब सीएसए यूनिवर्सिटियों की वैरायटियों को लेके आए और उसका बीज उत्पादन गेहूं, धान, सरसों, मूंग, अरहर का शुरू किया। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई हॉर्टिकल्चर और सोशल फॉरेस्ट्री में। तो हमने अपने फार्म पर जो है सागवान के पौधे लगाए, अर्जुन के पौधे लगाए। फिर जो है सब ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट में लखनऊ गए तो वहाँ की कई प्रजातियाँ अमरूद की हैं, आम की प्रजातियाँ हैं, उनका फिर हमने जो है ये आप जो देख रहे हैं बगीचा लगाया। इसमें सब अमरूद, आम, आंवला और अंजीर, जोजोबा, जितने भी पौधे हैं ये सब अलग अलग विश्वविद्यालयों से लेके आए हैं, उनके सब मदर प्लांट हैं जी। और आगामी योजना ये भी है कि इन मदर प्लांटों से फिर हम जो है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रत्यय नर्सरी का, वो प्रत्यय ये बीज का जी। तो क्यों ना हम इन मदर प्लांटों से फिर मल्टीप्लिकेशन करके लोगों को अच्छे पौधे उपलब्ध कराएं। पर उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी पौधों की कुछ इस साल लाए हैं 25-30 वैरायटी आम की, अमरूद की, पूसा से लाए हैं, सब ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट से लाए हैं, कुछ रांची से लाए हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं शरीफे के पेड़ लगाए हैं, कुछ कटहल के पेड़ लगाए हैं, कुछ जो है नाशपाती के पेड़ लगाए हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न सघन कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे लगा रहे हैं जी। कुल मिला के देश के जितने संस्थान हैं और उन संस्थानों के पास जो सबसे अच्छी प्रजातियों के पौधे हैं, हर तरह के वो पौधे आपने अपने बगीचे में लगाए हैं। और मदर प्लांट जैसे कि अच्छे बीज की ज़रूरत होती है, वैसे ही नए पौधे तैयार करने के लिए अच्छे पौधे की ज़रूरत होती है। कुल मिला के अच्छे पौधों की एक अच्छी खासी संख्या आपने अपने फार्म पे लगाई है। हम बात करेंगे बीज की, क्योंकि बीज की जो ज़रूरत है वो हर समय रही है और आगे भी रहेगी। क्या जैसे आपने बताया कि बीज के उद्योग में आपको सफलता मिली, किस नाम से आपका बीज आप बेचते हैं? हमारा भवानी सीड एंड बायोटेक के नाम से बीज जाता है। और आपको बताएं कि बीज की आवश्यकता जब तक मानव जीवन रहेगा, जब तक बीज की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आज़ादी मिले हमें 70 साल हो गए। 70 साल में बीज का रिप्लेसमेंट, नया बीज लगाने वाले किसानों की संख्या उपलब्धता के आधार पर कभी अभी तक कुल 18% है, जबकि हमारे 56 कृषि विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एनएससी, एसएफसीआई, क्रबको, इफ्को और प्राइवेट सेक्टर इतने बृहत रूप में बीज पैदा कर रहा है, जब जाके हम जो है 18% 19% बीज का रिप्लेसमेंट कर पा रहे हैं। जबकि उसमें स्थिति ये है कि बाजरा जैसी फसल में हाइब्रिड आ गया, 100% का रिप्लेसमेंट है। सरसों में करीब 70-80% का रिप्लेसमेंट है। जैसे हमारा गेहूं, धान और दलहन, साग सब्जी में तो अभी रिप्लेसमेंट जो है बहुत नगण्य मात्रा में है। अगर उस सरसों और सूरजमुखी और बाजरे को अलग कर दें तो जो 18% का रिप्लेसमेंट है वो जो है रिप्लेसमेंट 5-6-7% का ही रह जाएगा जी। तो कुल मिला के 80% बाज़ार खुला है, बाज़ार में बीज की ज़रूरत है और किसानों को भी अच्छे बीज की ज़रूरत है। तो अपने यहाँ आपने जो अपना फार्म है यहीं पे गांव में गोदाम बना रखा है, कितनी कैपेसिटी के गोदाम अपने पास हैं? हमारे पास जो है करीब गेहूं का 30,000 कुंटल का बीज प्रोसेस करते हैं, 10,000 कुंटल का धान का सीड प्रोसेस करते हैं और मूंग, अरहर का 100 कुंटल का बीज प्रोसेस करते हैं, सरसों का 200 कुंटल का बीज प्रोसेस करते हैं जी। और आलू जैसी फसल है उस आलू का करीब जो है 2000 कट्टे का बीज बनाते हैं जी। क्योंकि वो आलू का बीज हम मोदीपुरम या ग्वालियर में संस्थान है, वहाँ से जो सरकार द्वारा अलॉट होता है नई वैरायटियों का, उनका बीज उत्पादन करते हैं। बीज बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई नया किसान इस इनोवेटिव क्षेत्र में काम अगर करना चाहता है तो कैसे वो एक बीज कंपनी स्थापित कर सकता है? बीज का काम बड़ा आसान काम है जी। केवल हमको 4 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। रंग, रूप, आकार, प्रकार। अगर हम कसौटी पर खरा उतरना चाहते हैं तो जो हम अपने खेत में बीज उत्पादन करें उसमें
रंग एक समान होना चाहिए, रूप एक समान होना चाहिए, आकार पौधे का एक समान होना चाहिए और प्रकार उसका एक समान होना चाहिए। ये तो हम अब जब अपने फिजिकल टेस्ट करेंगे तो अपने आप खेत में दिखाई दे जाएगा। और जो अनचाहा पौधा है अपने आप या अपनी लेबर से उसको निकलवा दें। उसके बाद नमी को सुखा के उसका भंडारण करें। भंडारण करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करें, या तो प्रोसेसिंग यूनिट अपनी लगा लें। तो प्रोसेसिंग अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की स्थिति में कोई किसान है तो लगवाए, नहीं तो भाड़े पे भी करा सकते। भाड़े भी करा था, और इसको भारत सरकार द्वारा छूट भी दी जा रही है। अगर कोई आदमी ग्रामीण गोदाम बनाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें उन्होंने कैटेगराइज में 3 श्रेणी बना दी हैं। उन तीनों श्रेणी में जिस श्रेणी में आप पात्र हैं उस श्रेणी में आप आवेदन करें और आपको गोदाम बनाने की छूट मिल जाएगी। और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए एनएससी द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। भारत सरकार इस काम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किसानों की मदद करने को तैयार है, अगर हमारी इच्छा होनी चाहिए। और बीज का काम करने के लिए हमारा कहना यह है कि दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, इनका जो पालन कर लेगा वो बीज बनाने का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। जी, तो ये तो रही बात बीज उद्योग में जाने की। अब मार्केटिंग की बात करें, बीज आप बनाते हैं तो मार्केटिंग के सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बेचने की है। तो आप कैसे बेच पाते हैं इतना 20,000 क्विंटल गेहूं का बीज और धान का, इतने सब? जब हमने काम शुरू किया था तो हम 1000 कुंटल बीज बनाया करते थे जी। और जब हमारे बीज की गुणवत्ता को किसानों ने परखा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? विश्वास। जी। विश्वास जब ही आएगा जब हम काम करेंगे और हमारा बीज मार्केट में जाएगा और हमारे पास पड़ोस में जाएगा। जब उसको वो इस्तेमाल करेंगे दूसरे के बीजों से, जब हमारा बीज गुणकारी होगा, नई प्रजातियों का बीज उपलब्ध होगा, जिसके लिए जैसे क्या कहते हैं, कोई नई प्रजाति आई, जैसे करण वंदना आई वैरायटी DWR, जैसे यशस्वी वैरायटी आई पूसा संस्थान की। अगर उन संस्थानों की वैरायटियों का बीज लाके आपने नई वैरायटियों का बीज बनाएंगे, जब किसान वहाँ जाता है तो वहाँ लंबी लाइनें लगती हैं, उसको बीज उपलब्ध नहीं होता। गुणकारी बीज आप बना देंगे, आपके यहाँ मुहैया होगा तो वो किसान आपसे बीज ले जाएंगे। तो कुल मिला के मार्केटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नई और उन्नत किस्मों के बीज का चयन करें, ताकि किसान भी ये चाहता है कि उसको नई किस्म मिले, अच्छी किस्म मिले। और अच्छी किस्म से अच्छी किस्म के मायने उत्पादन से है या रोगों से भी है? अच्छी किस्म का मायने होता है उसमें कम से कम तो रोग आएँ। जी।
अधिक से अधिक उत्पादन दे, जी हमारी लागत कम खर्चों, पैदावार ज़्यादा आए, चाहे हमारा किसी भाव बिक जाए, जी जिसमें किसान को लाभ होगा उस काम को किसान करेगा। जी जिस तरह से जैसे अब जो नई प्रजाति आ रही हैं गेहूं की, जी सब 8 टन से लेके 10 टन पर हेक्टेयर की वैरायटियाँ आ रही हैं। जी अगर उन वैरायटियों का बीज आप बनाएंगे, उनका बीज किसान को उपलब्ध होगा। जो पुरानी वैरायटियाँ हैं वो 4 टन 5 टन 6 टन की हैं, और नई वैरायटियाँ जो आ रही हैं, चाहे हिसार कृषि विश्वविद्यालय की हो, चाहे DWR की हो, चाहे IARI की हो, चाहे पंतनगर की वैरायटियाँ हों, उन वैरायटियों का बीज बनाएंगे तो उन वैरायटियों का बीज जब किसान को पहुंचेगा, उसका उत्पादन, लागत तो बराबर लग रही है। चाहे आप जो है एक पुरानी वैरायटी गेहूं की बो दें, चाहे आप नई वैरायटी बो दें, रख रखाव उतना ही खर्च हो रहा है। जब पैदावार आपको 10 टन पर हेक्टेयर की मिलेगी तो आपका खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, आपको उसमें आपको भी लाभ होगा और किसान का भी लाभ होगा। आप 1000 क्विंटल से आज 20,000 क्विंटल के बीज उत्पादन की स्थिति में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आपका टर्नओवर करोड़ों का होगा। कितने संस्थानों ने या आपको इस काम को बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन की मैं बात करूं, मान सम्मान की मैं बात करूं, कहां कहां आपको मान सम्मान प्राप्त हुआ है? IARI पूसा संस्थान ने हमको सम्मानित किया अनेक बार। जी उसके बाद IIT दिल्ली ने सम्मानित किया। उसके बाद जो है IVRI आइदर नगर बरेली ने सम्मानित किया। डुवास वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा ने सम्मानित किया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ डॉक्टर PL गौतम साहब ने अनेकों बार सम्मानित किया। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। उसके बाद धारवाड़ में धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। जबलपुर में जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। HAU हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। इसी प्रकार में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने उसने सम्मानित किया। फिर DWR ने खुद ने सम्मानित किया। अंतिम सवाल, किसानों की माली हालत को लेकर प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। 2022 तक उनकी आय दोगुनी करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, किसानों की आय दोगुनी या किसानों की माली हालत को सुधारने के पैमाने पे अगर हम सोचें तो आप क्या संदेश किसानों को देना चाहेंगे? कैसे वो अपनी स्थिति सुधारें? हमारी स्थिति सुधारने का केवल जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, जी जो 2007 में रिपोर्ट में माननीय हमारे कृषि के जन्मदाता, हरित क्रांति के जनक, जिन्होंने हम किसानों की माली हालत सुधारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि C2 प्लस 50% और MSP का 100% परचेज सरकार द्वारा अधिनियम बनेगा, तभी किसानों की माली हालत सुधरेगी। वरना कोई हालात नहीं है कि हम किसानों की माली हालत सुधर जाए। यानी कि जो MSP डिसाइड होता है वो सरकार उस पर खरीद नहीं पाती, उसकी 100% खरीद सरकार को करनी चाहिए। अधिनियम बने जी, उससे कम पर मंडियों में, जैसे अब हमारी वर्तमान सरकार ने फ्री मार्केट कर दिया है, 3 अध्यादेश लाए हैं जिसमें हम अपने माल को कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक बेच सकते हैं। उसमें चौथे अध्याय की ये आवश्यकता है कि उसमें जो है MSP का जो कानून है उस अधिनियम को लागू किया जाए, उससे कम पर मार्केट में कोई भी प्रोड्यूस न बिके, और MSP दूध पर और हमारी अन्य फसलों पर, साग सब्जी पर, सब पर MSP लागू हो। क्योंकि सरकार के पास स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वैज्ञानिक मौजूद हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उनको तो सब मालूम है हमारी लागत कितनी आ रही है। अगर उस लागत में, किसान की लागत में और संस्थान की लागत में 10-5% का अंतर हो सकता है, उतना निर्धारित करने के बाद आवश्यक कर दिया जाए कि उस मूल्य से कम पर नहीं बिकेगी कोई चीज़। आधुनिक खेती और इस समय जो एक आवाज़ सुनने को आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, इन दोनों में आप क्या अंतर, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? किसान को किस दिशा में जाना चाहिए? हम तो ये मानते हैं साहब जी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और आधुनिक कृषि, उसमें कोई अंतर नहीं है जी। जमीन को चाहिए जीवांश। जीवांश आएगा हमारा जो है गोबर की खाद से, हरी खाद से, और जो कचरा शहरों का है वेस्ट, जिसके सरकार द्वारा अनेक प्लांट लगाए हुए हैं,
उसमें आर्सेनिक को निकाल दिया जाए, वो किसानों के खेतों पर मुहैया कराए जाएं सस्ती दर पर, तब तो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर हमारे दूध के दाम बढ़ जाएं तो जानवर भी किसान पालने लगेगा जैसे पहले पालते थे। अगर दूध जब हमारा जो है 18-20 रुपये 22 रुपये लीटर बिक रहा है, तो उस स्थिति में ये बताइए जो भूसा है, चारा है, दवाइयाँ हैं, जानवर का रख रखाव है, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही। तो उन स्थितियों में हम कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का निर्धारण सरकार के हाथ में है, और सरकार, एक मेरा सुझाव इसमें था कि सरकार एमएसपी पे खरीद ले, सरकार भंडारण करे जैसे विदेशों में होता है, और अपने रेट पर सरकार किसी को किसी भाव बेचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या दिक्कत है? सरकार ने एमएसपी मूल्य लेके अपना भंडारण कर लिया, भंडारण करने के बाद 2 रुपये किलो बेचे या फेरी बांटे, ये तो सरकार की विकास योजना है, विकास के जुम्मे वो खर्चा हो रहा है। कुल मिला के सरकार को जो खरीद की व्यवस्था है उस पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, और वितरण में भी पूर्ण नियंत्रण सरकार का हो, ताकि हर व्यक्ति को या कंपनी को जिसको भी कोई चीज़ चाहिए वो सरकार से ले, एक जैसा रेट बाजार में रहे, कालाबाजारी की समस्या भी खत्म होगी और किसान को भी उसकी वाजिब कीमत मिल पाएगी। जी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।